अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज, नमस्कार, सत श्री अकाल। फेसबुक के तमाम साथियों, दोस्तों, आज प्रत्येक रविवार की तरह, प्रत्येक इतवार की तरह जो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस आदरणीय भाई शाहनवाज आलम साहब, जो हमारे प्रदेश के चेयरमैन हैं अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के, उनके नेतृत्व में पिछले 2 महीने से स्पीक अप माइनॉरिटी का एक कार्यक्रम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर चलाया जा रहा है। और उस आंदोलन, उस अभियान के तहत ही हर रविवार को अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता आप लोगों के रूबरू होते हैं, आप लोगों से बात करते हैं और समाज के विभिन्न पहलू और विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। भाई हमारे मुशर्रफ सिद्दीकी साहब हैं मुरादाबाद के, जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। समाज के विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं और जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो समस्याएं पैदा हुई हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए, उस समस्याएं, जी वालेकुम अस्सलाम। नदीम प्रधान जी हमारे मलिक साहब जुड़ गए हैं, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद तालिम अंसारी साहब, जी वालेकुम अस्सलाम। नाजिम खान साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाजिम भाई, शुक्रिया। तो विभिन्न मुद्दे जो समाज में उत्पन्न हैं, वो मुद्दे कैसे पैदा हुए, कैसे उत्पन्न हुए और उनके निराकरण के, उनके निस्तारण के क्या हल हैं, क्या समस्याएं जो पैदा हुई हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश स्पीक अप माइनॉरिटी के तहत आप लोगों के रूबरू रहते हैं और अपनी बात रखते हैं। विभिन्न पहलुओं पर आपसे बात होती है। जी जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारा स्पीक अप माइनॉरिटी का 9वां सेशन है, 9वां अध्याय है। और 9वें अध्याय में एक बहुत ख़ास बात यह है, कुछ साथी और जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात शुरू करूँगा, कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा सेशन है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज 8 अगस्त है। और 8 अगस्त को का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज ही के दिन हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सचिव हैं, बहुत कर्मठ हमारे साथी हैं, मोहम्मद अशरफ साहब जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अगस्त है और 8 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण दिन पर आज 8 अगस्त को स्पीक अप माइनॉरिटी में जो हम इशू रखने वाले हैं, जो विषय रखने वाले हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। इस देश की आज़ादी में जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने अपनी नौकरियों को त्यागा है, जिन लोगों ने जेलें काटी हैं, उनसे जुड़ा हुआ अध्याय है। तो आज उस पर स्पीक अप माइनॉरिटी 9 में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं बेसिक उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस में, आसिम भाई वालेकुम अस्सलाम, अनवर भाई शुक्रिया, जी अशरफ भाई शुक्रिया, सुहेल खान हाय, जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस में, उत्तर प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उपाध्यक्ष हूँ और मेरठ मंडल का प्रभारी हूँ। आप लोग जानते हैं कि अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश इस वक्त अली जनाब शाहनवाज आलम साहब के नेतृत्व में, सेंटर में इमरान प्रतापगढ़ जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से संगठन को मजबूत करने में, लोगों को जोड़ने में प्रयासरत है। उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं भी आपके सामने हूँ। काफ़ी साथी जुड़ गए हैं। मैं मुद्दे पर आकर अपनी बात शुरू करूँ तो आज 8 अगस्त है और 8 अगस्त का दिन अपने आप में इसलिए ख़ास है, अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज जो इस हिंदुस्तान के अंदर, इस आज़ाद भारत के अंदर हम सांस ले रहे हैं, अपने संवैधानिक तरीके से, अपने लोकतांत्रिक तरीके से जीवन जी रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके पीछे
आज़ादी के मतवालों की कुर्बानियां हैं। 8 अगस्त का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि 8 अगस्त के दिन ही 8 अगस्त 1942 को आज 79वीं जयंती भी है। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के अंदर परम आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की क़यादत में, उनकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई और उस बैठक में ये तय हुआ कि अब कोई आज़ादी के लिए ऐसा आंदोलन किया जाए जो आर पार का आंदोलन हो, जो निर्णायक आंदोलन हो। और उस 8 अगस्त 1942 को आज के दिन ही महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में बंबई में उस बैठक में तय हुआ कि एक आंदोलन चलाया जाएगा जिसका नाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे भारतीय इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, उसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई। और भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत 8 अगस्त में, 7 और 8 अगस्त 2 दिन वो बैठक चली और उसके अगले ही दिन 9 और 10 अगस्त को उसकी शुरुआत हो गई। और 8 अगस्त का ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन का ये अभियान भारत की आज़ादी में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और उसके बाद जब ये प्रस्ताव पास हुआ और महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, कांग्रेस ने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, और गांधी जी को इस आंदोलन का सर्वोपरि बनाया गया। गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया और तमाम देश के आम लोगों से आह्वान किया गया, तमाम हिंदू मुसलमानों से अपील की गई कि वो तमाम तरह के भेदभाव को त्याग दें, आपसी मतभेद को भुला दें और इस देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए इकट्ठा होकर, संगठित होकर अपने साम्राज्य के लिए, अपने देश के लिए लड़ें। और जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई, 9 अगस्त 1942 का दिन था और दिन निकलने के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले वो लोग गिरफ्तार किए जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर थे और 8 अगस्त की उस बॉम्बे की बैठक में वो लोग बैठे थे। महात्मा गांधी जी को अहमदनगर में एक किले में नजरबंद किया गया और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस आंदोलन में तकरीबन 1000 लोग मारे गए, 1630 लोग उसी दिन घायल हुए और तकरीबन 61,000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। सरकारी दमन और सरकारी ऐसा तांडव देश के लोगों ने इससे पहले नहीं झेला था, ऐसा उदाहरण पहले नहीं मिलता था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पुलिस और सेना के द्वारा 700 से भी ज़्यादा जगहों पर गोलीबारी की गई, 1100 से भी ज़्यादा लोग शहीद हुए। पुलिस और सेना ने आतंक मचाने के लिए लोगों के ऊपर बड़े पैमाने पर बल का प्रयोग किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1943 तक एक संगठित आंदोलन बन गया था। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि आखिर वो भारत छोड़ो आंदोलन जिसके लिए देश का एक एक नौजवान, जी सलमान भाई वालेकुम अस्सलाम, जिसका एक एक नौजवान, एक एक बूढ़ा, हमारी महिलाएं,
हमारी बहनें तक घर से निकल गई थीं। वो भारत छोड़ो आंदोलन जिसका परिणाम आज आपके सामने आज़ादी के रूप में है, आखिर उस भारत छोड़ो आंदोलन में जो आज अपने आप को सच्चा देशभक्त कहते हैं, जो आज अपने आप को भारत माता का लाल कहते हैं, आखिर उनकी भूमिका क्या थी? कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के गद्दार? आज हम 9वें सेशन में इस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं और भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं जयंती हम मना रहे हैं। और कल 9 और 10 तारीख को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की इस 79वीं जयंती पर, बरसी पर के मौके पर कांग्रेस की तरफ से पूरे भारत में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और सवाल फिर यही पैदा होता है कि क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की है? आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन की 9 अगस्त 10 अगस्त की 79वीं जो वो जयंती है उसको हर्षोल्लास से मनाया जाए? हम आज ये उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर उस भारत छोड़ो आंदोलन में जहां एक तरफ भारत के लोग अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे थे, गिरफ्तारियां दे रहे थे, घायल हो रहे थे, लाठी डंडे उनके ऊपर पड़ रहे थे, दूसरी ओर एक ऐसा भी ग्रुप था, कुछ ऐसे भी लोग थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ गद्दारी कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के, और वो कौन लोग थे? इस दर्जे का आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का हुआ। सरकारी आंकड़ों को अगर मान लिया जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के मतवाले अपनी जान हथेलियों पर लेकर निकले थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 208 थाने, 1275 सरकारी दफ्तर और 382 रेलवे स्टेशन के साथ साथ 945 डाकघर जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, जनता ने उनको नष्ट कर दिया था, उन्हें ख़त्म कर दिया था। जो लोग सरकारी नौकरियां कर रहे थे अंग्रेजों के अधीन, उन लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी। वो सरकारी नौकरियां छोड़कर इस आंदोलन में कूदे थे। मगर आज जो आरएसएस के लोग अपने आप को भारत माता का लाल कहते हैं और राष्ट्रवाद का बखान करते हुए नहीं थकते, उस भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका क्या थी? एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजी शासकों का दमन भारत की जनता पर कहर बरपा रहा था। लोग सरकारी संस्थान छोड़कर बाहर आ गए थे और इनमें बड़ी संख्या उन नौजवानों की थी, छात्र छात्राओं की थी, स्टूडेंट्स की थी, जो कांग्रेस के आह्वान पर सरकारी शिक्षा संस्थानों को त्याग कर और अपनी तालीम, अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर इस आंदोलन में कूदे। अगर आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रवैया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति जानना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा MS गोलवरकर को, उनके वक्तव्य को पढ़ना पड़ेगा। 1942 में ऐसी उथल पुथल इस देश के अंदर थी। हालांकि आंदोलन उससे पहले 1930 1931 में भी हुए। 1857 से के बाद अनेक आंदोलन हुए और जब 1930 1931 का आंदोलन हो रहा था तो आरएसएस के एक सज्जन, उनके पास कुछ लोग गए और उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन में कूदना चाहते हैं, इस आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, आप इस आंदोलन में भाग लेंगे तो आपके बच्चों को कौन पालेगा? आपके बच्चों को खाने को कौन देगा? उनकी परवरिश कौन करेगा? तो एक साहब ने कहा कि हमारे पास इतना है कि हम 2 साल तक अपने बच्चों को खिला सकते हैं, 2 साल तक का राशन, 2 साल तक का उनकी ज़रूरत की चीज़ें अपने घर में रखकर इस आंदोलन में कूद सकते हैं।
तो उन्होंने कहा कि अगर 2 साल का खाने के लिए आपके पास है तो फिर आप आरएसएस, आप देश की आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, बल्कि आप आरएसएस में लगे, आरएसएस के लिए काम करें। कभी आपने सुना है कि आज अपने आप को जो भारत माता का सच्चा लाल कह रहे हैं, जो आज अपने आप को राष्ट्रभक्त कह रहे हैं, राष्ट्रभक्त की तो परिभाषा ही आज चेंज हो गई है। आज अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों पर आकलन करेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेंगे, इस देश के संविधान की बात करेंगे, इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। विपक्ष के पास अपने अधिकार होते थे। जहां जहां उसे लगता था कि सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है, तो विपक्ष उसे याद दिलाता था, विपक्ष उससे कहता था, विपक्ष सत्ता पक्ष से कहता था कि यहां पर आप गलत हो, आप जनता के साथ जो है यहां पर नाइंसाफी कर रहे हो। उसके बावजूद भी अगर सत्ता पक्ष नहीं मानता था तो विपक्ष अपने तरीके से आंदोलन करता था, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता था, धरने प्रदर्शन मुजाहरे करता था। मगर आज लोगों से बोलने का अधिकार छीना जा रहा है। आज अगर लोकतांत्रिक तरीके से भी लोग अपनी बात कह रहे हैं तो उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। आज के ये हालात हैं। तो जो आज अपने आप को सच्चा राष्ट्रभक्त कहते हैं, जो आज अपने आप को ये कहते हैं कि हमने भारत माता के हम सच्चे लाल हैं, तो वो 80 साल 79 साल पीछे जाकर अपना इतिहास खुद पढ़ लें तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में उनका क्या रोल रहा है। इसमें सारी किताबें मौजूद हैं, सारा लिटरेचर आज़ादी का मौजूद है। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में या भारत छोड़ो आंदोलन में या उससे पहले या उसके बाद में आप एक आदमी मुझे आरएसएस का ऐसा दिखा दो, एक आदमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऐसा दिखा दो जो अंग्रेजों के खिलाफ जिसने संघर्ष किया हो, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हो, भारत छोड़ो आंदोलन में उसने हिस्सा लिया हो। एक आदमी आप हिंदुस्तान के लिटरेचर में, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं लिखा सकते। शहीद होना तो बहुत बड़ी बात है, जान देना तो बहुत बड़ी बात है। जान तो मतवाले देते हैं। आज़ादी की लड़ाई में जान देने वाले वो मतवाले जिन्हें आज तक भी हम याद करते हैं और उनके लिए आंखें नम करते हैं, वो तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आरएसएस का एक आदमी भी भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद नहीं हुआ। और आरएसएस के उस समय के नेता, उस वक्त के जो नेता थे, चाहे वो गोलवरकर हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे बलराज मधोक हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे के आर मलकानी हो, या उसके अलग भी जितने भी सदस्य आरएसएस के उस टाइम में थे, आप एक आदमी का भी मुझे इतिहास, एक आदमी का भी नाम बता दो। मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूं कि फला आदमी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भारत की जनता के साथ खड़े होने का काम किया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में खड़े होने का काम किया था, या आज़ादी की लड़ाई में कोई काम करने का काम किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के लगभग 1.5 साल के बाद ब्रिटिश राज ने, अंग्रेजी हुकूमत ने बॉम्बे में उनकी जो सरकार थी वहां पर एक मेमो जारी किया और उसमें बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्होंने ये बात कही अपनी किताब में, अपने मेमो में। अंग्रेजों ने ये बात कही अपने मेमो में कि संघ ने पूरी ईमानदारी के साथ खुद को कानून के दायरे में रखा और खास तौर पर अगस्त क्रांति में, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने कोई भाग नहीं लिया, कोई अशांति उनके द्वारा नहीं फैलाई गई, उसमें वो शामिल नहीं हुई। अंग्रेजों के ब्रिटिश राज में, बॉम्बे में जो गवर्नमेंट थी, उसमें एक मेमो जारी हुआ, उसमें उन्होंने ये बात कही। आरएसएस द्वारा प्रकाशित, आप डॉक्टर हेडगेवार साहब की जीवनी को पढ़ लेंगे तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन के गद्दारों का खुद पता चल जाएगा। उसके लिए आपको उन्हीं के लिटरेचर में जाना पड़ेगा। उनकी जीवनी के मुताबिक 1930 में जो एक नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, हालांकि जो लोग व्यक्तिगत तौर पे इसमें शामिल नहीं भी होना चाहते थे, उन्हें ऐसा करने से रोका, किसी ने रोका नहीं था। इसका मतलब यह था कि संघ का कोई भी जिम्मेदार कार्यकर्ता इस सत्याग्रह आंदोलन में शामिल ही नहीं होना चाहता था, सत्याग्रह आंदोलन को लड़ना ही नहीं चाहता था।
आज सत्ता है, आज हमारे पास आज़ादी है, आज हमारे पास देश का संविधान है, आज हमारे पास लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमें हर चीज़ ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश की आज़ादी के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे पूर्वजों ने, हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने, सब ने मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है, कांधे से कांधा मिलाकर संघर्ष किया है, कांधे से कांधा मिलाकर कुर्बानियां दी हैं। उनके गले ने फांसी के फंदे को चूमा है, उनके सीने ने गोलियां खाई हैं। उसके बाद हमें ये आज़ादी का इनाम मिला है और उसके बाद हमें देश में संविधान मिला है, उसके बाद हमें जीने का अधिकार मिला है और आज हम उस अधिकार के तहत जी रहे हैं। और अगर आज उस अधिकार को छीनने की कोशिश की जाएगी, उस अधिकार से देश की जनता को वंचित करने का काम किया जाएगा, तो ये लोकतांत्रिक हनन होगा, देश के संविधान का गला घोटना होगा। तो आज मैं नमन करता हूं उन तमाम आज़ादी के मतवालों को जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में, जिन्होंने अगस्त क्रांति में हिस्सा लिया, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने लाठी डंडे खाए, जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। मैं उनको नमन करना चाहता हूं और देश की जनता से ये कहना चाहता हूं कि आपको जंग आज़ादी की लड़ाई के लिए, आपको स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए आपको अपने इतिहास को पढ़ना पड़ेगा और इस आज़ादी में लोगों की भूमिकाओं को चिन्हित करना पड़ेगा। एक तरफ वो थी कांग्रेस पार्टी जिसके आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जो भारत की आज़ादी में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और एक तरफ वो दूसरा ग्रुप था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में या भारत की आज़ादी के लिए कहीं कोई अहम रोल अदा नहीं किया। स्वतंत्रता के संग्राम में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। तो आपको सही और गलत को पहचानना पड़ेगा। कांग्रेस के इतिहास को आप भली भांति जानते हो। कांग्रेस का इतिहास ऐसा रहा है, इस देश के अंदर इंदिरा गांधी ने अपने सीने पर गोली खाई है। इस देश में राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने जीवन का बलिदान दिया है। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि कांग्रेस एक ऐसा परिवार है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलना चाहता है, सबके हक के लिए लड़ना चाहता है। और वो आज आप देख भी रहे हैं कि अगर कहीं जाति होती हुई दिखाई देती है, कहीं कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है, कहीं किसी समाज के साथ उत्पीड़न होता हुआ दिखाई देता है, तो सबसे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके लिए खड़ा होता है। कांग्रेस कभी ये परवाह नहीं करती कि हम पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। कांग्रेस ने गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की, व्यापारियों की, दबे कुचले लोगों की, शोषित समाज की, वंचित समाज की, अल्पसंख्यक समाज की, किसानों की, सबकी लड़ाई को लड़ा है और कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस अंतिम सांस तक लड़ती रहेगी। इसलिए आपको सही और गलत को पहचान कर कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। और भारत छोड़ो आंदोलन में जिन लोगों ने भारत की जनता के साथ, आज़ादी के मतवालों के साथ गद्दारी की है, उनकी पहचान आपको करनी पड़ेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आइंदा अगले रविवार को फिर एक नए मुद्दे के साथ हम आप लोगों के साथ रहेंगे, आप लोगों के समक्ष रहेंगे, आप लोगों से बात रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में आराम से होंगे। मैं फेसबुक के तमाम साथियों का बहुत तहे दिल से इसलिए शुक्रगुजार रहता हूं कि हर रविवार को वो मुझे ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के स्पीकर माइनॉरिटी 9 का आज कार्यक्रम था। इससे पहले जितने कार्यक्रम हुए हैं उनमें सब में आप हमें आकर सुनते हो, हमारी बात को आगे बढ़ाते हो, हमारी बात को शेयर करते हो, लाइक करते हो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार।